जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद A2 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगला प्रैक्टिस सेट। जो क्या देखेंगे, हम जैसे करते चले आ रहे हैं उसी का हमारे पास अगला है, जो आपके एग्जाम में अच्छी कारगर साबित हो सकता है। ठीक है जी, तो चलते हैं हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। आइए मेरे साथ देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो मेरे पास है, नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं हैं। मतलब प्रत्येक चरण में मात्राएं हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं पहली, तो आप ये बात बताएं कि ये चरण क्या होता है। तो आप जानते हैं जी चरण किसे कहते हैं। तो मेरे भाई आप जानते हैं छंद का चौथाई भाग, छंद का चौथाई भाग क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं चरण। अगर मैं अब बात करता हूं मात्राएं, तो मात्राएं क्या होती हैं। तो आप जानते हैं मात्राएं होती हैं स्वरों की। किसकी होती हैं? स्वरों की। और मेरे पास एक होता है हीरस्वर। क्या होता है? हीरस्वर। और एक होता है मेरे पास दीर्घ स्वर। क्या होता है भाई? आप बोलोगे दीर्घ स्वर। हीरस्वर की मात्रा जो होती है वो कौन सी होती है। तो आप बोलोगे एक खड़ी पाई होती है। और दीर्घ स्वर की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? हमारे पास दो मात्रा होती है। अर्थात इसको क्या कहते हैं? तो एक मात्रिक, और इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। यानी कि ये एक कितनी संख्या गिनाएगा? एक। और ये हमारे पास कितनी काउंट कराएगा? दो। ठीक है जी, जानते हैं। अब आप जानते हैं हीरस्वर कौन से होते हैं। तो हीरस्वरों की संख्या चार होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपके पास होता है भाई री। क्या होता है? री। ये चारों कैसे होते हैं? हीरस्वर। बचे कौन से? दीर्घ। कितने होंगे? सात। तो मेरे पास कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे बड़ा आ, मेरे पास हो जाएगा बड़ी ई, और मेरे पास हो जाएगा बड़ा ऊ, और मेरे पास हो जाएगा जी ए। क्या हो जाएगा? ए। मेरे पास क्या हो जाएगा? आई। और मेरे पास क्या हो जाएगा? ओ। और मेरे पास हो जाएगा औ। बात ठीक है जी, हमारे पास है। आप बोलोगे ये हमारे पास क्या देंगे। तो आप बोलेंगे ये हमारे पास काउंट कराएगा एक खड़ी पाई। और ये हमारे पास जो काउंट कराएंगे बोलेंगे ये हमारे पास कराएगा गुरु, अर्थात द्विमात्रिक। तो ठीक है जी, चलते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण सर्वेश की। तो हम देखेंगे हमारे पास काउंट करेंगे। पहला हमारे पास है चरण। आप बोलोगे हमारे पास ये क्या है? हीरस्व है, तो एक लगेगा। ये क्या है मेरे पास? हीरस्व है। ये मेरे पास क्या है? तो गुरु है, तो दो लगेंगी। ये मेरे पास क्या है? हीरस्व है। ये मेरे पास क्या है? हीरस्व है। ये मेरे पास क्या है? गुरु है। और ये मेरे पास क्या है? हीरस्व है। ये मेरे पास क्या है? हीरस्व है। और ये मेरे पास क्या है जी? गुरु है। और ये मेरे पास क्या है? हीरस्व है। ये क्या है आपके पास? तो आप बोलोगे ये गुरु है। ये मेरे पास एक चरण हो चुका है। बात करते हैं हमारे पास ये क्या है? हीरस्व है। ये क्या है आपके पास? हीरस्व है। और ये क्या है आपके पास? गुरु है। और ये क्या है आपके पास? गुरु है। बात करते हैं हमारे पास इसकी, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास क्या है? हीरस्व है। और ये भी क्या हमारे पास? हीरस्व है। ये क्या है मेरे पास? तो आप बोलोगे गुरु है। और ये क्या है? हीरस्व। और ये क्या है जी? गुरु। क्या है जी? गुरु। तो हम गिनते हैं, मेरे पास एक और एक दो, दो और दो चार, दो और दो चार, और दो छह, छह और दो आठ, आठ और दो दस, दस और तीन तेरह, तेरह और दो 15। तो यानी यहां से यहां तक कितनी मात्राएं हो चुकी हैं? तो आप बोलोगे यहां से यहां तक हो चुकी हैं जी 15। एक चरण हो चुका है। बात करते हैं एक दो चार कितनी हो गई? छह, छह और दो कितनी हो गई? आठ, आठ तीन कितनी हो गई? 11, और 11 और दो कितनी हो गई जी? आप बोलोगे 13। यानी कि यहां से यहां तक तो हमारे पास कितनी हो चुकी हैं? तो आप बोलोगे हमारे से यहां तक की 13 हो चुकी हैं। 15 और 3 13 कितनी हो गई टोटल? आप बोलोगे 28। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। आप बोलोगे 15 से 13 के क्रम से। तो मेरे भाई आप छंद में पहले ही चरण से आप कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। बोले जी हमारे पास 15 13 के क्रम से, बिल्कुल पहला सही है। तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 15 और 13 के क्रम से कितनी मात्राएं हो गई? आप बोलोगे 28। और 28 जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं मेरे पास हरि गीतिका में। किस में होती हैं? तो आप बोलोगे वो होती है मेरे पास हरि गीतिका में। हरि गीतिका में होती है मेरे पास कितनी? 28। ठीक है जी, चलते हैं हमारे पास अगला सवाल। ठीक है, हमारे पास क्या है अगला सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मेरे पास है अंक भरना,
अंक भरना। तो मेरे भाई याद रखना अंक भरना। अब जानते हैं मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा एक क्या होता है जी, वाक्यांश होता है जिसका क्या लिया जाता है, आप बोलोगे उसका विशेष अर्थ लिया जाता है। क्या लिया जाता है, विशेष अर्थ लिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा। मेरे पास है अंक भरना। तो अंक भरने का विशेष अर्थ क्या निकलेगा, तो मेरे भाई याद रखना ये होता है गले लगाना। क्या होता है, गले लगाना। बदल जाना नहीं होता, मूर्ख हो बनाना ये नहीं होता, और रो पड़ना ये भी नहीं होता। तो अंक भरने का क्या होता है, एक विशेष अर्थ गले लगाना। मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, गले लगाना। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन से सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो मेरे पास ये क्या होगा, आप बोलोगे यहां पर होगा जी सही। क्या होगा, आप बोलोगे ये सही विकल्प है। पिताजी पढ़ रहे हैं, बदलना क्या है, आप बोलोगे ये कर्मवाच्य में बदलना। क्या में बदलना है, कर्मवाच्य। पिताजी पढ़ रहे हैं तो इसकी जगह माताजी पढ़ रही हैं, मतलब ये हमारे पास क्या है, तो आप जानते हैं ये मेरे पास है जी कर्तवाच्य। कैसा है, आप बोलोगे ये हमारे पास है कर्तवाच्य। मैं पूछता हूं कर्मवाच्य क्या होता है, तो जहां पर क्रिया, जहां पर क्रिया किसके अनुसार हो, आप बोलोगे कर्म के अनुसार हो। किसके अनुसार, कर्म, और कर्म के लिंग वचन काल के ही अनुसार हो, तो वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य। और याद रखना कर्म के बाद क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा से विभक्ति मिलेगी, या फिर मिलेगा आपको के द्वारा। क्या मिलेगा, के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है जी, चलते हैं हमारे पास आगे। बोलेंगे पिताजी पढ़ रहे हैं, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, तो ये हमारे पास क्या है, आप बोलोगे मेरे पास अब ये भी हमारे पास क्या है, कर्मवाच्य। लेकिन एक बात याद रखनी है, मेरे पास क्या है, क्रिया अपूर्ण है, तो यहां पर क्रिया क्या है, सामान्य है। इसका मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, जिस काल का पूछेगा उसी काल में उत्तर देना होगा। जब आपसे परिवर्तन पूछे, तो परिवर्तन पूछे, काल में परिवर्तन नहीं करोगे। तो मेरे पास ये हो जाएगा पिताजी ने पत्र पढ़ा, तो आपके सामने क्या आ गया, कर्ता कारक की विभक्ति है, तो ये मेरे पास क्या होगा, कर्तवाच्य। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, अपूर्ण, और पढ़ा जा रहा है ये भी क्या है, अपूर्ण, और ये क्या है हमारे पास पत्र, यानी कि इससे पहले क्या आ गया, कर्ता के बाद हमारे पास क्या मिल गया, तो आप बोलोगे हमारे पास से विभक्ति। मतलब क्रिया हमारे पास क्या हो जाती है, से और के विभक्ति आती है, तो हमारे पास किससे, कर्म से पहले। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा, तो आपके सामने उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं हमारे पास अगला क्या है जी, सवाल योजक चिन्ह। तो ये चिन्ह हमारे पास क्या है, आप बोलोगे ये गलत लिखा हुआ है। चिन्ह कैसे लिखा जाता है, तो आप जानते हैं चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ऐसे। सही उदाहरण कौन सा है, शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, तो आप बोलोगे भाई और बहन समासिक है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, और यही मेरे पास क्या हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, उत्तर। हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, तो आप जानते हैं ये मेरे पास क्या है, अल्प विराम है। क्या है जी, ये अल्प विराम। रोहन ने कहा, ये क्या है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास है निर्देशक चिन्ह। क्या है जी, निर्देशक चिन्ह। अब ये क्या निर्देश दिया है, तो आप बोलोगे हमारे पास है मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। किसने कही ये बात, रोहन ने, तो रोहन ने क्या दे दिया, ये निर्देश दे दिया। मैं घूमने जा रही हूं, यहां पर क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो चुका है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन सा होता है, जो समासिक पदों में लगता है। कहां लगता है, समासिक पदों में लगता है। ठीक है जी, चलते हैं अगला सवाल है मेरे पास, समास बताइए काय में, पंचमहल में। पंचमहल में आपको क्या बताना है, आप बोलोगे समास। अगर मैं आपसे पूछूं समास क्या होता है, तो मेरे भाई आप जानते हैं समास होता है दो या दो से अधिक पदों का मेल। कितने पद होते हैं, आप बोलोगे दो पद होते हैं, जिसमें एक क्या होता है, आप बोलते हैं एक होता है पूर्व पद। क्या होता है भाई, पूर्व पद, और एक होता है मेरे पास उत्तर पद। क्या होता है, आप बताओगे, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं पहला या प्रथम कहते हैं, और उत्तर पद को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे द्वितीय या दूसरा कहते हैं, दूसरा या उत्तर पद कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब देखते हैं हमारे पास समास पंचमहल। आप बोलोगे ये हमारे पास क्या है, पंच, पूर्व
पूर्व पद है और महल क्या है, उत्तर पद है। और पंच क्या है, आप बोलोगे ये हमारे पास संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है, आप बोलोगे ये हमारे पास आया है संख्यावाची। कैसा है, आप बोलोगे ये हमारे पास संख्यावाची है, अर्थात किसको बता रहा है, संख्या को बता रहा है। और संख्या को बताता है पूर्व पद, तो हमारे पास ये क्या हुआ, आप बोलोगे ये विशेषण है। कैसा, संख्यावाची। तो वहां पर समास कौन सा होता है, तो आप सभी जानते हैं मेरे भाई क्या होता है, वो द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास, या फिर क्या होगा, तो मेरे पास यह होगा बहुव्रीहि समास। क्या होगा जी, आप बोलोगे बहुव्रीहि समास। यानी कि जब भी हमारे पास क्या आएगा, संख्यावाची विशेषण आएगा, तो दो समास बन सकते हैं, या तो मेरे पास द्विगु बनेगा या फिर मेरे पास बहु भी बनेगा। आप जानते हैं द्विगु में क्या होता है, तो यहां 1 से लेकर 9 तक गिनती होती है, या फिर 10 का कोई ना कोई गुणज होता है। ठीक है जी। बहुव्रीहि क्या होता है, तो आप बताते हैं बहुव्रीहि में क्यों आता है, जब दोनों पद किसी के लिए क्या बन जाएं, योग ऋण बन जाएं, किसी के लिए क्या बन जाएं, विशेषण बन जाएं, तो वहां पर क्या होता है, योग ऋण होता है। इसमें वो शब्द आते हैं जो किसी न किसी के पर्यायवाची होते हैं, किसी न किसी के योग ऋण होते हैं। ठीक है जी। तो मेरे पास है पंच महल, पंच महल मतलब पंच महल, तो ये मेरे पास क्या है, संख्यावाची है। मेरे पास कैसा है, महल है, तो ये किसी के लिए ऋण है क्या, तो आप बोलोगे ये किसी के लिए ऋण नहीं है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बहुव्रीहि गलत होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास, द्विगु समास। मेरे भाई आप जानते हैं द्वंद्व नहीं होगा और हमारे पास नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, आप बताओ चतुर्भुज में, चतुर्भुज में, और ऑप्शन दोनों हैं आपके पास, क्या है जी, आप बोलोगे मेरे पास है कौन सा, बहुव्रीहि भी और द्विगु भी। तो अब आप क्या लगाएंगे, अब यहां पर आप बहुव्रीहि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास विष्णु के लिए क्या है, ऋण है, विष्णु के लिए ऋण है, अर्थात ये विष्णु का पर्याय है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे यहां पर होगा द्विगु नहीं बल्कि बहुव्रीहि होगा। ठीक है जी। चलते हैं हमारे पास अगला सवाल, प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो मेरे भाई याद रखना प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो ये मेरे पास औषधि का नहीं होता, तद्भ का नहीं होता, किसका होता है, तो आप बोलोगे ये जीवन का होता है। किसका होता है, जीवन का होता है। और ये हमारे पास याद रखना ये किसका होता है, जल का भी होता है। तो प्राणपुत्र जल को कहते हैं और जीवन को कहते हैं। ठीक है जी। चलते हैं हमारे पास अगला सवाल है आपके पास, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किस बोली का पुट ना मिले। तो मेरे भाई याद रखना ये किस लेखक की है, तो आप याद रखना ये मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है बल्कि किसकी है, तो आप बताओगे ये हमारे पास मुंशी इंशाअल्लाह खां की है, मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। ठीक है जी। याद रखना। आगे चलते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, लिंग बताइए। तो लिंग आप जानते ही हैं, यानी कि ये पुरुष है या स्त्री है, ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। पुरुष जाति का होगा तो पुल्लिंग और स्त्री जाति का होगा तो स्त्रीलिंग। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, तो ये हमारे पास क्या है, विशेषण है। अब यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, मनगढ़ंत बात हो सकती है, मनगढ़ंत ठीक है जी रचना हो सकती है। तो मेरे पास क्या होगा, आप बोलोगे हमारे पास स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा जी, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है जी। चलते हैं हमारे पास अगला सवाल है हमारे पास है, निम्नलिखित में से कंठीय वर्ण कौन सा है। तो आप जानते हैं कंठीय कौन से होते हैं, तो मेरे भाई जब जीभ क्या हो जाए, कंठ को स्पर्श कर जाए, कंठ को स्पर्श, अर्थात बेध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ से होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कंठीय। जैसे बात करता हूं ऊ, तो मेरे भाई ये क्या होगा, आप बोलोगे ये मेरे पास होगा ओष्ठ्य। क्या होगा, आप बोलोगे ओष्ठ्य। ए आ और आ, तो ये मेरे पास क्या होगा, आप बोलोगे ये होगा हमारे पास कंठीय। क्या होगा, कंठीय। ई और ई, तो आप जानते हैं मेरे पास ये क्या होगा, तो मेरे भाई ये होगा तालव्य। क्या होगा जी, तालव्य। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई री को बता दो क्या है,
री को बता दो। आपसे पूछूं मैं ये ए और आई को बता दो क्या है। मैं पूछूं ये ओ और ओ को बता दो आप क्या हैं। तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा ये री क्या है, तो आप बोलोगे ये मूर्धन्य है। क्या है जी, ये मूर्धन्य है। ए और आई तो आप जानते हैं ये मेरे पास क्या होगा, कंठ तालव्य होगा। क्या होगा जी, तो आप बोलोगे ये हमारे पास होगा कंठ तालव्य। ओ और औ तो मेरे भाई याद रखना ये क्या होता है, कंठोष्ठ्य होता है। क्या होता है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास कंठोष्ठ्य होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, बाकी में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मतलब हमारे पास 3 में होगा और 1 में नहीं होगा। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। आगे चलते हैं। दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो, मतलब भैंस में आदि है, बिल्कुल सही है, वह गा रही है। प्रिय महा से, तो आपने संबोधन करा तो वहां पर मेरे पास क्या आएगा, अल्प विराम नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, विस्मयादि बोधक आएगा। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, मतलब उचित नहीं होगा। ठीक है जी, चलते हैं। सवाल मेरे पास अगला है आपके सामने, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। मतलब 1 नहीं होगा, 3 होंगे, बेगम, चेचक, बारूद और पैगंबर। तो मेरे भाई याद रखना ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, तो आप बताओगे ये मेरे पास होते हैं तुर्की भाषा के शब्द। कैसे होते हैं, तुर्की भाषा के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हमारे पास पैगंबर हो जाएगा। तो ये किस भाषा का है, तो मेरे भाई याद रखना ये होते हैं मेरे पास फारसी भाषा का। किसका होता है, फारसी का। अगर मैं और करूं बात फारसी भाषा के, तो जैसे आपके पास मिलेगा आराम, क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, अफसोस मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, अफसोस मिलेगा। और क्या मिलेगा, आप बोलोगे हमारे पास हो जाएगा आतिशबाजी। क्या हो जाएगा, आतिशबाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आतिशबाजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या है, आराम है, अफसोस है, आतिशबाजी है। ये सब कैसे हैं, तो आप बोलोगे हमारे पास फारसी है। कैसे हैं, फारसी। तुर्की भाषा के शब्द की बात करूं तो मेरे भाई याद रखना ये उर्दू का नहीं, बल्कि किसका होता है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द होता है। किसका होता है, तुर्की भाषा का शब्द होता है। और अगर मैं बात करूं तुर्की भाषा के शब्द में, तो आप बताएंगे कैंची है। क्या है जी, कैंची है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंची है। और मेरे पास क्या है, आप बोलोगे चाकू है। क्या है, चाकू है। और मेरे पास क्या है, तो आप बोलोगे चम्मच है। क्या है जी, चम्मच है। और मेरे पास क्या है, आप बोलोगे तोप है। और क्या है, आप बोलोगे बारूद है। क्या है जी, बारूद है। और क्या है, आप बोलोगे खंजर है। क्या है जी, खंजर। और क्या है, तो आप बोलोगे कालीन है। क्या है जी, कालीन है, कालीन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास शब्द कैसे हैं, तो आप बोलोगे हमारे पास ये सब तुर्की भाषा के शब्द है। उर्दू का नहीं, किसका है, तुर्की का। कैंची, चाकू, चम्मच, तोप, बारूद, खंजर और कालीन। और हमारे पास बेगम, चेचक और बारूद। तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी, तो ये कैसे हैं, तुर्की भाषा के शब्द है। आपका उत्तर क्या है, पैगंबर। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, गोश चरती की संधि है। मतलब हमें बताना इसमें संधि क्या है। तो ये क्या है, संधि विच्छेद है। ये क्या है जी, संधि विच्छेद है। बात करते हैं हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, मेरे पास क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाए, कोई अघोष वर्ण आ जाए। क्या आ जाए, अघोष वर्ण। और आपसे पूछूं मैं अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो आप बताओगे पहला और दूसरा। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाता है, अघोष। और इस विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, मतलब छोटा आ बड़ा आ ना आए। तो विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा ना आए, कोई अन्य स्वर हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, अघोष वर्ण हो। तो मेरे भाई ये जो विसर्ग है ना, ये तीनों शय में परिवर्तित हो जाता है। काय में, तीनों शय में। तो क्या ये आएंगे, नहीं, बिल्कुल हमारे पास आएंगे स्वर रहित में। ठीक है जी, ये हमारे पास हुआ। तो आप बोलेंगे हमारे पास ये क्या आता है, ये मतलब इसमें परिवर्तित हो जाता है। अब नियम क्या हुआ, अगर आपके
पास छोटा बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर है और उसके बाद क्या है जी, इन तीनों शय में से कोई एक है और उसके बाद आपके पास क्या है, अघोष है, तो ये क्या बन जाएंगे, आप बोलेंगे ये विसर्ग बन जाएंगे। ऐसा है तो ऐसा और ऐसा है तो ऐसा। नियम याद रखना, हमारे पास विसर्ग हो उससे पहले छोटा आ बड़ा को छोड़कर कोई हो और उसके बाद मेरे पास अघोष बड़ हो तो इस वाले विसर्ग का क्या हो जाता है, ये हमारे पास शय शय हो जाता है। बात आती है ये शय कहां पर आता है, तो मेरे भाई याद रखना ये हमारे पास अपने आप से पहले आएगा और हमारे पास च से पहले और ये छ से पहले, ज्यादातर इनसे पहले आता है। बात करते हैं हमारे पास इसकी, तो आप याद रखना ये हमारे पास कै से पहले आएगा और हमारे पास क्या आएगा, तो ख से पहले आएगा। ठीक है, बात करते हैं इस वाले से की, तो मैं अगर बात करता हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे अपनाप से पहले आ जाएगा और ये हमारे पास तय से पहले आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास और हमारे पास क्या आता है, आप बोलोगे ये पै से पहले और फै से पहले, पै और फै से पहले कौन सा आएगा, आप बोलोगे ये। अब करते हैं हमारे पास सवाल, आप बोलोगे मेरे पास क्या आया, विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आया, औ, तो ये औ छोटा बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या आया, च मतलब अघोष, तो ये वाला से क्या बन जाएगा, आप बोलोगे हमारे पास ये इन तीनों में से कोई सा एक। अब ये क्या है, च, तो च है तो च से पहले कौन सा वाला, आप बोलोगे ये वाला आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, तो ये वाला है तो खत्म। मेरे पास ये इससे पहले नहीं है तो ये भी खत्म और ये हमारे पास है तो ये भी खत्म। बचा क्या, आप बोलोगे घोष चरती बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घोष चरती। अब देखो मेरे भाई ये चरती में छोटी की मात्रा और ये हमारे पास बड़ी की मात्रा, तो याद रखना ये हमारे पास क्या होगी, गलत होगी। इसमें क्या होगा, छोटी ई की मात्रा होगी। उम्मीद करता हूं ये हमारे पास विसर्ग संधि का नियम समझ में आया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके ही दे में ममता नहीं, तो मेरे भाई ये क्या होगा, आप बोलोगे हृदय, तो हमारे पास ये आप लिखेंगे ऐसे, जिसके हृदय में ममता नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, निर्मम, निर्धन के मम, निर्धन के मम, मम का मतलब क्या होगा, ममता, सर्वनाम है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बिना ममता के। निर्दय तो आप जानते हैं बिना दया के, निर्भय बिना भय के, और निहृदय मतलब बिना हृदय के। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल अगला, उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, आज भी आया है, तो मेरे भाई उपवाक्य क्या होते हैं, तो उपवाक्य एक प्रकार के क्या होते हैं, आश्रित वाक्य होते हैं। मतलब एक क्रिया हुई होगी उसके बाद दूसरी क्रिया, तो दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आश्रित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास वह आदमी जो कल आया था, मतलब जो कल आया था आज भी आया है, तो जो कल आया था उसी को, तो उसी की तो विशेषता बताने की कोशिश की गई है कि वो आज भी आया है, वो आज भी आया है, तो मेरे पास ये क्या होगा, आप बोलोगे हमारे पास ये क्या होगा, उपवाक्य होगा, क्योंकि पहले काम क्या होगा, कल आने का, फिर क्या हुआ है, आ जाने का, तो ये क्या हुआ, आश्रित हुआ, किस पर है, इस पर। ठीक है जी, हमारे पास अगर ये कार्य ना हुआ होता तो क्या ये होता, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या होगा, उपवाक्य। अब उपवाक्य कौन सा है, संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, बोलो जी ये हमारे पास संज्ञा नहीं होगा। विशेषण उपवाक्य, बिल्कुल सही, तो आप बोलोगे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जैसे मैं आपसे लिखूं, रामू ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, और रोटी मांगी, तो ये क्या है, आप बोलोगे हमारे पास और रोटी मांगी, मतलब काम तो हो चुका है ना खाने का, उसके बाद फिर क्या करा है, और रोटी मांगी, और रोटी मांगी, तो ये क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। और कौन सा होगा, तो ये हमारे पास परिमाणवाचक। ठीक है, कैसा होगा, परिमाणवाचक। तो मेरे पास याद रखना ये क्या कहलाएगा, तो आपके पास ये उपवाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपवाक्य। और उपवाक्य में भी कौन सा वाला, आप बोलोगे ये विशेषण उपवाक्य। कौन सा वाला, विशेषण
उपवाक्य। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, तो मेरे भाई आपको पता है जहां पर मेरे पास क्या होता है, आप बोलोगे हमारे पास यह होता है, क्या होता है, वह होता है, और क्या होता है, रह होता है। और इन तीनों से पहले कोई आधा व्यंजन मतलब शुद्ध व्यंजन आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो इस वाले यह का क्या हो जाता है, छोटी ई बड़ी ई। सही है जी। और इसका क्या हो जाता है, आप बोलोगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और ये हमारे पास इसका क्या हो जाता है, तो आप जानते हैं ये री हो जाता है। लेकिन इनके बाद क्या आए, भिन्न स्वर। इनके बाद क्या आए, भिन्न स्वर। इनके बाद क्या आए, भिन्न स्वर। तो जैसे देखते हैं हमारे पास ये क्या है, अभी, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये। इससे पहले आधा, तो इसका क्या बन जाएगा, यह का, बोलोगे जी हमारे पास ये बन जाएगा, तो आप बोलोगे ये हमारे पास बन जाएगा छोटी ई, और छोटी ई बनाएंगे तो क्या बनेगा, अभी, और यहां से निकल जाएगा हल लग के ए, और हमारे पास जो बचा कुचा होगा वो। तो बोले मेरे पास क्या है, अभी, तो ये संस्कृत का उपसर्ग है, लेकिन अस्त कुछ नहीं होता, इसलिए हमारे पास ये गलत हो जाएगा। इसका करेंगे तो आप बोलेंगे हमारे पास क्या करेंगे, तो आप बोलोगे ये हमारे पास हो जाएगा अभी, क्या हो जाएगा, यह का, और या की जगह प्लस का निशान धन का, यहां से हल लग के क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा जी, अस्त। बिल्कुल सही है। आप बोलोगे अभी संस्कृत का है, अस्त भी हमारे पास संस्कृत का है, इसका मतलब हमारे पास दोनों सार्थक है। बात सही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध भी यही हो जाएगा। अभ्यस्त बिल्कुल गलत, ये हमारे पास ये भी गलत, तो मेरे पास सही कौन सा वाला है, अभ्यस्त, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलते हैं हमारे पास अगला। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो मेरे भाई आपको पता होगा ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अगर मैं और बात करूं तो मेरे भाई आप जानते हैं इसकी रचना कौन सी होती है, तो आप बोलोगे आदिखिला फूल भी किनकी है, तो आप बोलोगे ये आदिखिला फूल। आदिखिला फूल भी किसकी रचना है, तो आप बोलोगे हमारे पास अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओत की है। मैं बात करता हूं रस कलश किसकी है, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास किसकी है, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास इन्हीं की है। मैं पूछूं आपसे चुभते चोपते किसकी है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास ये भी इन्हीं की है, चुभते चोप दे। और पूछूं चोखे चोप दे किसकी है, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास चोखे चोप दे भी हमारे पास किसकी है, तो आप बोलोगे इन्हीं की है। मैं पूछूं आपसे विदेही वनवास किसकी है, तो आप बोलोगे मेरे पास ये भी हमारे पास किसकी है, तो आप बोलोगे विदेही वनवास भी हमारे पास इन्हीं की है। और पूछूं आपसे तो आप बोलोगे प्रिय प्रवास भी किन्हीं की है, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास प्रिय प्रवास। तो आप लिखेंगे हमारे पास क्या लिखेंगे भाई, प्रिय प्रवास। तो आप लिखेंगे प्रिय प्रवास भी किसकी है, तो आप बोलोगे अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। बात करते हैं ज्योतिरिश्वर ठाकुर को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं वर्ण रत्नाकर। क्या कहते हैं, आप बोलोगे वर्ण रत्नाकर कहते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो आप याद रखना उसने कहा था। किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है जी। बात करते हैं किशोरी दास वाजपेयी की, तो मेरे भाई आपको पता होगा हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन ये किसकी है, तो आप बोलोगे हमारे पास किशोरी दास वाजपेयी की। ठीक है जी। ब्रज भाषा का व्याकरण, ब्रज भाषा का व्याकरण ये भी किसकी है, तो आप बोलोगे हमारे पास इन्हीं की है। ठीक है जी। और क्या कहते हैं इन्हें, हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प का विकल्प चुनिए। ठीक है, रामू की केवल इसलिए हुई, क्या हुई, क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो आप जानते हैं मेरे पास ये क्या आया है, अधिक आया है। व्यक्ति कितने हैं, आप बोलोगे रामू है, और एक क्या है, राजीव है। जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है तो कौन सा आता है, उत्तरावस्था। तो रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो मेरे भाई रामू की क्या होगी, तो अपेक्षा नहीं होगी बल्कि क्या होगी, उपेक्षा होगी। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा,
जाएगा? आप बोलोगे हमारे पास सी हो जाएगा। रामू की उपेक्षा यानी निंदा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में क्या है? अधिक बुद्धिमान है। ठीक है जी, चलते हैं मेरे पास सवाल अगला। तो आप देखते हैं अभ्यास का विशेषण। तो मेरे भाई अभ्यास में जब आप क्या लगा देंगे? ई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आप बोलोगे मेरे पास बन जाएगा कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब वर्दी लेनी है हमें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, क्या है जी? मेरे पास निम्नलिखित में प्रश्न वाक्य है, मिश्र वाक्य, सॉरी क्या है जी? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य आप जानते हैं जहां पर क्या आता है, मतलब हमारे पास आता है कौन सा? किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, जो कि, जो, क्योंकि, और ये हमारे पास अल्प विराम आता है। ठीक है, बात करते हैं। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही, तो एक की बात है, तो मेरे पास ये होगा साधारण वाक्य। कैसा होगा जी? साधारण वाक्य, बिल्कुल सही है। बात करते हैं उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, तो ये भी एक व्यक्ति की बात चलिए, तो ये भी क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। कैसा होगा भाई? तो आप बोलोगे हमारे पास ये साधारण वाक्य होगा। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय है, तो याद रखना ये हमारे पास कैसा होगा? आप बोलोगे हमारे पास होगा जी संयुक्त होगा। क्या होगा? आप बोलोगे हमारे पास संयुक्त होगा। बात करते हैं ज्यों ही घर से निकला, ये हमारे पास आ जाएगा, तो आप बोलोगे हमारे पास ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसकी जगह क्या आ सकता है? आप बोलोगे की आ सकता है, और क्या आ सकता है? तो आप बोलोगे जो आ सकता है। ये भी आते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं? मिश्र वाक्य ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, यह रे ले वे को क्रम सहित करिए। गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्याग में जीवन से किनारे तक पहुंचाती है। तो आपको मैंने ये इस तरीके सवाल पहले भी कराए थे, तो आप इसको कैसे उठाते हैं जी? आप बोलेंगे ऑप्शन से हम इसको उठा लेते हैं। मेरे पास है गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, वह पतवार है, वह पतवार है, वह को देखेंगे, वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्याग में, फिर यह देखेंगे त्याग में इस नौका को, वो चरित्र बल और त्याग में इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारों तक पहुंचाती है। तो मेरे भाई आप एक बार और पढ़ के देखो। मेरे पास है क्या? आप बोलोगे वह है, मतलब गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो, मेरे पास क्या होगी? जो है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्याग में से, तो हमारे पास है से, यहाँ पर है नहीं, तो मेरे पास यहाँ पर लगा सकते हैं से। क्या करेगी? से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारों तक पहुंचाती है। तो मेरे भाई यहीं पर क्या बनेगा? आपका सेंस अच्छा बन रहा है, हमारे पास मिल चुका है, तो यहीं पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप करके देखेंगे तो कोई महत्व नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है, अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन अंश का क्या करें? हमारे पास चयन करें। मेरा भाई जिसका शादी कल है, तो जिसका शादी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इससे पहले आने वाला विशेषण भी कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो जिसका की जगह क्या होगा भाई? तो आप बोलोगे जिसकी होगा। क्या होगा जी? जिसकी होगा। जब जिसकी होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप बोलेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल अगला। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी जानते हैं मेरे भाई हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बोलोगे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपसे मैं पूछूं गुजराती काय में लिखी जाती है, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास इसी में लिखी जाती है। और मैं पूछूं राजस्थानी किस में लिखी जाती है, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास इसी में लिखी जाती है। ठीक है जी, गुजराती, राजस्थानी और हिंदी देवनागरी में। गुरुमुखी की अगर बात करूं तो मेरे पास ये कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो आप बोलोगे पंजाबी लिखी जाती है। बात करता हूं ब्राह्मी की, तो मेरे भाई ये लिखी जाती है संस्कृत। कौन सी है जी? संस्कृत। और संस्कृत जब परिवर्तित हुई तो काय में बनी? पाली। और पाली के बाद हमारे पास क्या आई? प्राकृत आई। कौन सी आई? प्राकृत। तो ये तीनों की तीनों भाषाएं काय में लिखी जाती हैं? आप बोलोगे ये ब्राह्मी में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा काय में लिखी जाती है, तो आप बोलोगे हमारे पास देवनागरी में। गुजराती और राजस्थानी भी देवनागरी में। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 अगस्त, 10 जनवरी, 14 नवंबर और 14 सितंबर। मेरे भाई आप बताएंगे 10 जनवरी भी है और हमारे पास 14 सितंबर भी है। तो आप जानते हैं 10 जनवरी को तो हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी
दिवस। बात करते हैं 14 सितंबर को, तो आप बताते हैं ये हमारे पास बनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अब मुझसे पूछा क्या है? हिंदी दिवस, ना तो अंतर्राष्ट्रीय है ना हमारे पास राष्ट्रीय है। तो मेरे भाई याद रखना, अगर अंतर्राष्ट्रीय देगा तभी आपको क्या लगाना है? 10 जनवरी लगाना है। वहीं तो आप क्या लगाएंगे? 14 सितंबर लगाएंगे, 14 सितंबर। ठीक है जी। बात करते हैं 14 नवंबर की, तो आप सभी जानते हैं ये हमारे पास होता है बाल दिवस। क्या होता है जी? बाल दिवस होता है। ठीक है। बात करते हैं 14 अगस्त की, तो मेरे भाई ये होता है विभाजन दिवस। क्या होता है? विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है। चलते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, वैश के शुद्ध रूप ज्ञान किससे होता है? तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो यहां पर क्या होगा? आप बोलोगे हमारे पास सवाल होगा जी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो आप बोलेंगे लिपि से। बिल्कुल नहीं होता। लिखित भाषा से? बिल्कुल नहीं होता। किससे होता है? आप बोलोगे हमारे पास व्याकरण से होता है। मैं पूछूं ध्वनि लिपि किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप। तो लिखित रूप क्या कहलाता है? आप बोलोगे हमारे पास वो लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? जब आप ध्वनि को लिख देते हो तो वो क्या बन जाती है? कोई ना कोई लिपि बन जाती है। लिखित भाषा तो आप जानते हैं जब अपने विचारों को लिखकर और पढ़कर समझा जाए। कैसे? लिखकर और पढ़कर। कैसे समझा जाए भाई? तो आप बोलोगे हमारे पास लिखकर और पढ़कर समझा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो हमारे पास भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? आप बताओगे व्याकरण से होता है। कैसे पढ़नी है, कैसे लिखनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ हमें पूर्ण विराम लेना। आगे चलते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मेरे पास क्या है? शांत, करुण, श्रृंगार और हास। ठीक है। तो बात करते हैं हमारे पास ये क्या है? रस। रस का शाब्दिक अर्थ जानते हैं हमारे पास क्या होता है? आनंद। जब हमारे पास आनंद काय का होगा? शांत का। तो इसका स्थायी भाव क्या निकलेगा? आप बोलोगे सम या निर्वेद होगा। क्या होगा भाई? आप बोलोगे सम या निर्वेद होगा। बिल्कुल। करुण होगा तो मेरे पास ये क्या होगा? आप बोलोगे हमारे पास होगा शोक का। किसका होगा? शोक का। और श्रृंगार की बात करेगा तो हमारे पास ये होगा रति का। किसका होगा जी? रति का। या फिर मेरे पास क्या होगा? आप बोलोगे प्रेम का। क्या होगा? प्रेम का। बात करते हैं हास्य का, तो आप बताओगे ये हमारे पास होगा हंसी का। किसका होगा? तो आप बोलोगे हमारे पास भाव निकलेगा हंसी का। ठीक है। जहां पर क्या मिलेगी आपको? हंसी मिलेगी। ठीक है। ये हमारे पास है। पढ़ते हैं, जहां पर जोन सा भाव निकलेगा वही हमारे पास क्या बन जाएगा? रस बन जाएगा। मेरे तो गिरिधर, गिरिधर क्या होता है? गिरि को धारण करने वाला। और गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन? गोपाल, मतलब श्री कृष्ण। क्या कह सकते हैं? आप बोलोगे हमारे पास जो गिरिधरण है ना, हमारे पास गिरिधर है कौन? श्री कृष्ण। वो क्या है? गोपाल है। मतलब वो मेरे क्या है? मतलब वो मेरे क्या है? जिसने गिरि को क्या किया है? धारण किया है, वही क्या मेरे पास? गोपाल है। दूसरे ना कोई, मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरा कोई दूसरा नहीं है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो आप बताओगे ये हमारे पास मीराबाई की है। किसकी है जी? तो आप बताओगे हमारे पास पंक्ति है मीराबाई की। तो मीराबाई क्या कहती हैं? मेरे तो गिरिधर, मतलब जिसने क्या किया? गिरि को धारण किया है, अर्थात श्री कृष्ण है। वो क्या है? गोपाल है। दूसरे ना कोई, उनके जैसा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मतलब जिसके सिर पर क्या है? जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरे पति सोई। वो क्या है जी? मेरा पति है। तो इसका मतलब बात मीरा भाई क्या कर रही हैं? आप बताओगे मीरा भाई श्री कृष्ण से क्या कर रही हैं? बिल्कुल क्या कर रही हैं? मीरा भाई के मन में क्या है श्री कृष्ण के प्रति? तो आप बोलोगे हमारे पास प्रेम है। क्या है जी? रति है। तो आप बोलोगे यहां पर क्या बताओगे? आप बोलोगे यहां पर हो जाएगा श्रृंगार, क्योंकि यहां पर शांत की बात नहीं है, करुण कोई शोक नहीं है, हास्य यहां पर हंसी नहीं है। तो मेरे भाई अगर ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करोगे तो भी ऑप्शन क्या लगा दोगे? आप श्रृंगार लगा बैठोगे। ठीक है जी। चलते हैं हमारे पास अगला सवाल है आपके सामने, श्री गणेश का विलोम। तो आप जानते हैं विलोम वे शब्द होते हैं जो क्या देते हैं? उल्टा अर्थ देते हैं। लेकिन याद रखना ये शब्द कैसे होते हैं? तो आप बताओगे मेरे भाई ये होते हैं सजातीय। कैसे होते हैं? सजातीय शब्द होते हैं। सजातीय का मतलब क्या
होगा, अगर तत्सम है तो तत्सम ही इसका विलोम, तद्भव है तो तद्भव, देशज है तो देशज। ठीक है, श्री हमारे पास क्या, श्री गणेश, तो इसका विलोम सभी जानते हैं मेरे पास क्या होता है, इति श्री होता है। बात करता हूं विनाश का विलोम क्या होता है, तो आप जानते हैं विनाश का विलोम होता है मेरे भाई सृजन। क्या होता है, सृजन। ठीक है जी, चलते हैं, सवाल है मेरे पास अगला आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, तो आप बताते हैं जो केवल क्या बताए, केवल क्या आते हैं इसके अंदर, आप बोलोगे इसमें जो क्या आते हैं, केवल नाम आते हैं। और इससे कितनी संख्या का बोध होता है, आप बोलोगे एक संख्या का बोध होता है। राम व्यक्ति है, उसका नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस एक काव्य है, वो हमारे पास नाम है, आप बोलोगे हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा एक नदी है, तो नदी भी कौन सी है, गंगा, तो ये हमारे पास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। कृष्ण की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे हमारे पास क्या है, एक देवता का नाम है, तो बोले जी हमारे पास ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। कमाइनी क्या है, आप बोलोगे एक रचना का नाम है, बिल्कुल हमारे पास व्यक्तिवाचक है। मिठास, तो इसमें आस प्रत्यय आया है, और जहां पर भी मेरे पास प्रत्यय से बनने वाली संज्ञा होती है वो आप जानते हैं मेरे पास क्या होती है, आप बोलोगे वो होती है भाववाचक। कौन सी संज्ञा होती है जी, आप बोलोगे हमारे पास होती है भाववाचक। ठीक है, लखनऊ आप जानते हैं स्थान का नाम है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। आम, तो आप जानते हैं ये अपने आप में एक जाति है, क्या है जी, जाति, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर मैं बात करूं यहां पर दशहरी आम की, तो आप बोलोगे ये दशहरी बन जाएगी हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा, तो इसमें भी आपा प्रत्यय आया है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास भाववाचक होगी। ममता, इसमें भी हमारे पास प्रत्यय आया है, तो ये भी क्या होगी, भाववाचक। वकील, तो हमारे पास एक ही समूह है, तो ये हमारे पास जातिवाचक। और पुस्तक भी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपके सवाल का उत्तर मिल चुका है। आगे चलते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरे पास है विभावना, तो आप जानते हैं विभावना अलंकार कहाँ सा होता है, तो जहां पर विशेष भावना के साथ कार्य किया जाता है। कैसी भावना निकलेगी, तो आप बोलोगे विशेष भावना। अब विशेष भावना क्या होती है मेरे भाई, तो जहां पर विशेष भावना निकलेगी, क्या निकलेगी, विशेष भावना। विशेष भावना का मतलब ये होगा क्या, अगर आपके पास साधन नहीं है और फिर भी आप कार्य करते हो, तो वहां पर क्या होता है, विभावना। जिसके पास आंखें ना हो फिर भी वो देखे, जिसके पास पैर ना हो फिर भी वो चले। ठीक है जी, मतलब जहां पर साधन ना होने के कारण फिर भी कार्य हो, तो वहां पर होता है विशेष भावना। अतिशयोक्ति, तो आप जानते हैं जहां पर एक बात का इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसकी एक मर्यादा, एक लिमिट, एक उसका जो सीमा होती है उसका उल्लंघन कर दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति, जहां पर क्या होगा, विशेष उक्ति होगी। विशेष उक्ति का मतलब यह है आपके पास टाइम है फिर भी आप पढ़ते नहीं हो, आपके पास साधन है लेकिन आप काम करते नहीं हो। बात समझ आ रही है, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप कार्य ना हो, मतलब कारण हो, साधन हो फिर भी कार्य ना हो, तो वहां पर क्या होता है, विशेषोक्ति। और उपमा, तो आप जानते हैं जहां पर क्या आते हैं, उपमा, उपमान के बीच समानता का भाव प्रकट किया जाता है, तुलना का भाव प्रकट किया जाता है, यानी कि जहां पर क्या होते हैं तो वह लोग हमारे पास उपमा। और इसमें क्या आते हैं, समानता सूचक या समानता को बताने वाले वाचक शब्द आते हैं जो आपको पता होंगे, जैसे सा, सी, से, सम, सरित, समाना, सदृश्य, जैसा, वैसा, ये हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं पानी बीच मीन प्यासी, मतलब मीन का मतलब क्या है, पानी मछली है, पानी के क्या है, बीच में है, फिर भी वो क्या है, प्यासी है। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं मेरे भाई, क्या पानी प्यास के लिए क्या होना चाहिए, आप बोलोगे हमारे पास पानी होना चाहिए, लेकिन कारण तो है, साधन तो है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा। पानी पी लिया तो प्यास का बुझ जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास क्या है, पानी बीच, पानी के बीच में है मछली, मीन, फिर भी वो क्या है, प्यासी है। मोही सुनी सुनी आवे हासी, तो बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, तो मेरे भाई ये क्या कहलाएगा, आप जानते हैं वहां पर क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है जी, चलते हैं, मेरे पास सवाल है अगला आपके सामने, ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे कारक क्या होता है। आप जानते हैं कारक का जो कार्य होता है वो क्या कार्य करता है, तो आप बताओगे ये हमारे पास संबंध बताने का
कार्य करता है। क्या करता है? संबंध बताने का। मतलब वाक्य के बीच जो शब्द हैं उनका एक दूसरे में संबंध बताना ही किसका कार्य होता है? कारक का होता है। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो आप बताओगे इसकी होती है विभक्ति। और ये कितने प्रकार का होता है? आप जानते हैं ये मेरे पास 8 प्रकार का। विभक्ति भी कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। बात करते हैं ठीक समय पर आ जाना। तो आप बोलोगे ये हमारे पास कार्य क्या है? विभक्ति है। ये क्या है? ठीक समय पर आ जाना। मतलब क्रिया को क्या बताया गया है? मतलब क्रिया के एक आधार को बताया गया है, क्या आपको ठीक समय पर आना है। तो मेरे पास कर्म, तो आप जानते हैं कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? आप बोलोगे को होती है। करण कारक की विभक्ति बात करूं तो मेरे पास क्या होती है? आप बोलोगे से होती है। और मेरे पास क्या होती है जी? आप बोलोगे के द्वारा होती है। क्या होती है? के द्वारा होती है। संप्रदान कारक की विभक्ति तो आप बोलोगे को होती है, लेकिन को का अर्थ जो होना चाहिए वो होना चाहिए के लिए। क्या होना चाहिए? के लिए होना चाहिए, अर्थात उद्देश्य को प्रकट करना। तो मेरे पास ये पर, तो आप बोलोगे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अधिकरण। मतलब क्रिया के आधार को कौन बताता है? तो अधिकरण बताता है। मेरे पास क्या है? पर है। आपके सामने क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। और मेरे पास क्या आती है? आप बोलते हैं मेरे पास ये ऊपर भी आती है। जैसे बच्चा कमरे में बैठा है, ठीक है जी, हमारे पास है। बिल्ली छत के ऊपर सो रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है? क्रिया के आधार है, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त वाला युग्म है। तो याद रखना, मंदिर किसे बोलते हैं? जहां पर देव रहते हैं, यानी देवालय। और मंदिरा आप बताओगे ये हमारे पास होता है मंदिरा। आप बोलोगे ये होता है अश्वशाला। क्या होता है भाई? तो आप बोलोगे अश्वशाला होता है। क्या होता है? अश्वशाला। लेकिन अगर मैं यहां से बिंदी हटा दूं तो ये मदिरा क्या बन जाएगा? तो आप बताएंगे ये मदिरा फिर शराब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शराब। लेकिन ये क्या है? मंदिरा। तो मंदिर क्या होता है? आप बोलोगे पूजा घर। नहीं, मेरे पास पूजा ये हमारे पास नहीं। गुफा। तो आप बताओगे क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे हमारे पास ये हो जाएगा मंदिर, देवालय हो जाएगा। और मंदिरा क्या हो जाएगा? अश्वशाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो आप बताओगे हमारे पास हो जाएगा अश्वशाला। मतलब आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? देवालय और अश्वशाला। और मदिरा तो आप जानते हैं शराब होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने को कहते हैं रजत जयंती, हीरक जयंती, प्लेटिनम या स्वर्ण जयंती। तो मेरे भाई जब क्या है? 25 वर्ष हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 25 वर्ष हो रहे हैं। तो वो क्या कहलाती है? आप जानते हैं वो रजत जयंती कहलाती है। हीरक जयंती कौन सी होती है? तो मेरे भाई हीरक होती है 60 वर्ष पूरे होने पर। कौन सी वाले? 60 वर्ष पूरे होने पर। प्लेटिनम कौन सी होती है? तो आप जानते हैं जब 75 वर्ष पूरे हो जाते तो वहां पर प्लेटिनम होती है। और स्वर्ण जयंती मेरे भाई आप जानते होंगे ये होती है 50 वर्ष पूरे होने पर। कौन से? 50 वर्ष पूरे होने पर। एक और बचा मेरे भाई, आप बोलोगे अगर मैं पूछूं 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सी मनाती है? तो आप बोलते हैं मेरे पास ये होती है शताब्दी। कौन सी होती है? शताब्दी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, यानी कि हमारे पास हो चुके हैं पूरे 32 क्वेश्चन। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं रुकती है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है जी।